हेलो बच्चों, आज हम बोर्ड परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए गणित में, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी से आधारित रहेगा या इसी में से भी बहुत सारे क्वेश्चन टैली करेगा, इसलिए आप लोग जल्दी ध्यान से इसको देखें। पहला क्वेश्चन है, दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी प्लस सी बराबर 0 में कितने हल संभव है। तो जैसे कि जानते हैं, ये रैखिक समीकरण का इक्वेशन है। ये रैखिक समीकरण का मतलब इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा मिलेगा, और सरल रेखा पर जितने भी पॉइंट होते हैं सारे इसके हल होंगे। तो जैसे कि जानते हैं, किसी भी सरल रेखा पर अनगिनत पॉइंट होते हैं, इसीलिए इसके हल कितने होंगे, अनगिनत हल होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0 के कितने हल होंगे। एक और केवल एक, अनगिनत कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। अब जैसे a1/a2, a1 का अर्थ होता है x का कोफिशिएंट, b का मतलब होता है y का कोफिशिएंट और c1 होता है कांस्टेंट टर्म। तब फर्स्ट इक्वेशन में x के कोफिशिएंट को a1, y के कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट टर्म को c1 सपोज किए हैं, और दूसरे में x के कोफिशिएंट को a2, y के कोफिशिएंट को b2 और कांस्टेंट टर्म को c2। अब देखते हैं a1/a2, a1/a2 हो गया हमारा 1/3, a1/a2 1/3, ये हो जाएगा 1/3, a1/a2 1/3, b1/b2 2/6, b1/b2 हो गया 2/6 यानी 2/6, तो ये भी कट करके 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर c1/c2 3/9, ये भी हो जाएगा आपका 3/9, 3×3 = 1/3। और इसमें क्या देखते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 दोनों तीनों बराबर है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस स्थिति में क्या होता है, लाइन होता है क्वाइन साइड। क्वाइन साइड कहते हैं एक ही लाइन पर कोई दूसरा लाइन हो। अब जैसे ये कोई लाइन है, इस पर कोई दूसरा लाइन है, तो दोनों लाइन हो गया क्वाइन साइड। तो इस स्थिति में अनगिनत हल होता है, क्योंकि सारे पॉइंट एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करता है, यानी क्वाइन साइड है, इसीलिए इस स्थिति में हल होता है अनगिनत। यानी यदि दो रैखिक समीकरण का ग्राफ एक ही लाइन पर ओवरलैप हो, यानी एक का ग्राफ ई लाइन हुआ और दूसरा का भी इसी लाइन पर ग्राफ होगा, मान इसी लाइन पर दो लाइन है, तो उस स्थिति में दोनों इक्वेशन का हल अनगिनत होता है। तो ये हो जाएगा इसमें अनगिनत। तीसरा भी उसी टाइप में है, 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0। इसमें कितना हल, इसमें भी हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2 2/6 यानी 2×3 = 6, 1/3 हो गया। b1/b2 -3/-9, तो ये भी 3×3 = 9, तो b1/b2 भी हो जाएगा आपका 1/3, b1/b2 भी हो गया 1/3, और c1/c2 2/5, ये हो गया हमारा 2/5, ये 2/5। इस स्थिति में a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में होता है दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो और यह c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो उस स्थिति में दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो होगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, तो आपस में समांतर होगा। तो दो रेखा यदि समांतर है तो कहीं एक दूसरे को नहीं टच करेगा, न कट करेगा, तो उस स्थिति में एक भी हल नहीं होगा, यानी इसका होगा कोई हल नहीं। चौथा क्वेश्चन है, 2x - 3y + 1 बराबर 0 और 3x + y + 2 = 0। तो इस स्थिति में इसका निकालेंगे तो 2/3 a1/a2 बराबर 2/3, a1/a2 बराबर 2/3, b1/b2 यानी -3/1, b1/b2 हो जाएगा आपका -3/1। तो यहाँ पर देखते हैं a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। यदि a1/a2 ≠ b1/b2, तो इसके हल होते हैं यूनिक हल होता है। यूनिक का अर्थ हुआ एक और केवल एक, यानी हल होगा अद्वितीय। यदि a1/a2 ≠ b1/b2, तो इस स्थिति में एक और केवल एक हल या इसके जगह पर अद्वितीय भी हो सकता है। यदि
a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 और b1/b2 बराबर रहेगा तो उस स्थिति में दोनों लाइन पैरेलल होता है, तो उस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। और तीनों यदि बराबर होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इस स्थिति में अनगिनत हल होता है। अब यहाँ पर k के किस मान के लिए kx + 2y + 5 और 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ भी हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। तो अद्वितीय हल के लिए होगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन लागू अद्वितीय हल के लिए। a1/a2 k/3 यानी k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1 अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k गुने 1 k इज नॉट इक्वल टू 6, माने k इज नॉट इक्वल टू 6, ये बराबर होगा, इसका आंसर होगा ये। k के किस मान के लिए 3x - y - 5 = 0, 6x - 2y - k = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या होता है a1/a2 = b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, माने कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो इस स्थिति में इसका निकालेंगे तो 3/6 और ये 1/2 और यहाँ पर k के लिए तो ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका मतलब ये हुआ जहाँ से देखो 3/6 तो 3/6 a1/a2 3/6 कट करके 1/2 हो जाएगा, b1/b2 तो -1/2 यानी ये भी हो गया 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 और c1/c2 तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये दोनों बराबर है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी -5/-k यानी -5/-k, k से k कट गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये a1/a2 है 1/2 के, तो 1/2 बराबर नहीं होना चाहिए इसका, तो k और 5 गुना 10 k इज नॉट इक्वल टू 10, यानी k 10 के बराबर नहीं होगा, ये होना चाहिए b होना चाहिए। यानी k के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा, तो k का मान यदि 10 के बराबर नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। दो एक घातीय समीकरण के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। दो एक घातीय समीकरण लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेद का मतलब काटना, यदि एक रेखा है दूसरा रेखा काट रहा है तो इसमें एक हल होगा। दो एक घातीय समीकरणों का लेखाचित्र यदि समांतर हो तो कितने हल होंगे, एक भी हल नहीं होगा इसमें, समांतर होगा तो कहीं नहीं कट करेगा तो हल नहीं, कोई हल नहीं। 2x - 4y - 3 बराबर 0 और x - 2y + 5 बराबर 0 कैसे समीकरण निकाय होंगे, अविरोधी, विरोधी, आश्रित। अच्छा, अविरोधी कहते हैं दो लाइन यदि पैरेलल होगा तो अविरोधी, यदि दोनों लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो विरोधी, और एक ही जगह पर दोनों लाइन होगा, एक लाइन पर दूसरा लाइन, तो इसको बोलते हैं आश्रित। अब इसमें देखेंगे यदि जैसे a1/a2 2/1 4/2 2 और 3/5, तो इसमें यहाँ पर है, इसमें है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस स्थिति में ये समांतर होगा यानी अविरोधी होगा, यानी समांतर की स्थिति में अविरोधी, तो इसका आंसर ये होगा। x = -5 का आलेख कौन सी सरल रेखाएं होगी, यह x - 5 ये होगा y अक्ष पर, y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा ये। x - y बराबर 0 और x + y बराबर 0 के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक, यानी इसका सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन होगा 0 0, x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0, यानी निर्देशांक ये होगा इसका। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² bx + c = 0 ये होगा। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 के हल हैं। चार्ट दिया हुआ हल, इसमें आपको जांचना है, जो इसको संतुष्ट करेगा
वही होगा हल। जैसे ये संतुष्ट कर जाता है, एक्स जगह पर यदि -2 डालते हैं और वाई के जगह पर 5, इधर भी हो जाता है 11 और इसमें भी इधर हो जाता है -24, इसका हल हो जाएगा ये डी। x + 3 और 2x इंटू 2x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय। तो हल समुच्चय इसका होगा, अब दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 और 2x - 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/2, यानी -3 और 1/2 वाला होगा, ये होगा -3 और 1/2, ये इसका समुच्चय हल होगा। द्विघात व्यंजक का व्यापक रूप ये होता है ax² bx + c, ये हो गया द्विघात व्यंजक। और 0.105 का p/2n और 5n का रूप होगा, इसमें हो जाएगा हमारा ये 21 हो जाएगा, क्योंकि इसको दशमलव हटाएंगे तो 105/1000, तो 1000 5 से 21 पंचे 105 और 200 पंचे 1000 और 200 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 हो गया 8 और 25 5 पंचे 25 25 8 200 ऊपर में 21, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। और BQ + R में Q बराबर 0 तब होगा जब B इज ग्रेटर देन A, B A से बड़ा होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा Q बराबर 0। भाग लेमा A बराबर BQ + R में R 0 तब होगा जब, R का मतलब होता है शेष, तो जब किसी भी संख्या में किसी से भाग लग जाता है पूरा पूरी तो शेष नहीं बचता, शेष होता है 0। तो इस स्थिति में क्या होगा, B A को विभाजित करेगा। इसमें क्या होता है A बराबर BQ + R, इसका अर्थ ये होता है B से भाग देंगे A में तो भागफल होगा Q और शेषफल होगा R। तो Q 0 होने पर ये B जो होगा A से बड़ा होगा, और R बराबर 0 होने का मतलब ये होता है जो B A को विभाजित करेगा, यानी ये हो जाएगा B A को विभाजित करेगा। 125 बराबर 15 × 8 + 5, तो 900, 125 और 15 का 900 वही होगा जो 5 और 15 का 900 होगा, तो यहाँ पर ये होगा 900 15 और 5, यानी इसमें A और B का 900 यही होता है जो B और R का 900 होता है। दो संख्याओं का 900 25 और 900 50, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा 900 और 900। दो संख्या ए बी है तो ए बी के 900 और ए बी के 900 का जो गुणनफल होगा वही गुणनफल ए बी का होगा। तो यहाँ पर 50 को 25 से गुना करेंगे, 25 पंचे 125, 8 0 1250। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक होगा 4, 5 की पावर 4 होता है 625, तो अधिकतम घातांक हो जाएगा 4। निम्न से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं, एक और अपने को छोड़कर 23 जो यहाँ पर है वो अभाज्य संख्या है। ए और बी सहअभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा ए और बी का मौसा होता है 1 के बराबर। कोई भी दो संख्या सहअभाज्य कब कहलाता है, यदि दोनों का मौसा 1 होता है तब, यानी इसका आंसर होगा 1। 0.105 का p/2 की पावर m गुने 5 की पावर n का रूप होगा ये 21/2 की पावर 3 या गुने 5 की पावर 2। दशमलव हटाएंगे तो 105/1000 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा किस पंचे 105 और 200 पंचे 1000, और 200 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2 ऊपर में 21, यानी 21/2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2। किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो जिस भिन्न में हर का गुणनखंड केवल 2 में हो या केवल 5 में हो या 2 और 5 दोनों में हो तो उसका प्रसार होता है शांत होता है। अब यहाँ पर देखते हैं ये केवल 2 में है, ये 3 और 5, ये देखो 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, यहाँ पर 2/5 हो गया, इसका भी गुणनखंड 5 के रूप में है। ये 512, 2 को 9 बार गुना करेंगे तो 512, और यहाँ दूसरे टाइप का 7 गुने 7 गुने 7, तो इसको छोड़कर बाकी सभी है केवल 2 का गुणनखंड या 5 का या और 2 और 5 दोनों का, इसीलिए ये जो होगा इसका प्रसार जो होगा शांत नहीं होगा, बाकी सब का प्रसार शांत होगा। किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो यहाँ भी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, बाकी किसी का शांत नहीं होगा। निम्न से कौन परमेय संख्या, यहाँ पर ये होगा परमेय संख्या, बाकी सब अपरमेय है। अब जैसे 98/1
128 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा ये 49 और ये हो जाएगा 64। 49 का वर्गमूल 7 और 64 का 8, इसका वैल्यू हो जाता है 7/8। यानी ये जो है परमेय संख्या है, बाकी सब अपरमेय संख्या है। निम्न से कौन अपरमेय नहीं है, माने परमेय है? तो इसमें ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, ये अपरमेय है। और 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो इसका मतलब हो गया 3 × 4 12, यानी हो गया परमेय। यानी ये अपरमेय नहीं है, यानी परमेय है। निम्न में से कौन अपरमेय नहीं है? अपरमेय है यहाँ पर जैसे किसी भी संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अपरमेय होगा, या घटाएंगे तो भी अपरमेय होगा। तो ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय, ये भी अपरमेय। और यहाँ पर √12/√3 को हम लिख सकते हैं होल का रूट √12/3, 3 चौक 12, रूट के अंदर 4, यानी 4 का रूट 2, यानी ये हो गया परमेय हो गया। यानी अपरमेय नहीं है, यानी ये अपरमेय नहीं, यानी परमेय है। इसका आंसर होगा डी। ये फॉर्मूला यहाँ भी लागू हुआ है। दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसम गुने ए बी का लॉस बराबर होता है ए बी, और ए बी से भाग देते हैं, आंसर आ जाएगा 1, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्न से कौन बहुपद नहीं? किसी भी बहुपद होने के लिए 4 का घात न माइनस में होना चाहिए न भिन्न में होना चाहिए। यहाँ पर 4 का घात है 2 और 1, यहाँ भी 2 और 1, यहाँ पर 1 और -1, यहाँ पर 3 2 1, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर 4 का घात माइनस में भी है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है 2। जिस बहुपद में घात की संख्या अधिकतम जितना होगा उतना ही उसका घात होता है। द्विघात बहुपद में घात होता है 2, इसीलिए इसकी शून्य की संख्या हो जाएगा 2। 2x² - 4x - 6 का एक शून्यक है -1। x के पर -1 डालने से इसका वैल्यू हो जाता है 0। इसका मतलब ये हुआ -1 हुआ इसका शून्यक। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है खाली यहाँ बराबर 0 नहीं होकर केवल ax² bx + c, यानी बहुपद में 0 नहीं होगा लेकिन समीकरण में 0 होगा। तो ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया ax² bx + c = 0। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा तो बराबर का निशान नहीं होगा न 0 होगा, यानी ax² bx + c। x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल होता है माइनस, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो c के जगह पर है -4 और a के जगह पर है 1, यानी x² के कोफिशिएंट को a कहा जाता है, x के कोफिशिएंट को b, बिना x वाले को c। तो x² का कोफिशिएंट वहां पर 1 है, x का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म c है -4। तो गुणनफल होता है c/a, यानी -4 और बट्टा 1, यानी -4। इसका आंसर ये है।